नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। रेसलर साक्षी, बजरंग और विनेश नौकरी पर लौटे। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर खारिज की, कहा सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच पत्नी से मिल सकते हो। उड़ीसा हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक शुरू, पहली ट्रेन गुजरी तो रेल मंत्री ने हाथ जोड़े। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा, 4 पिलर भी नदी से गिरे। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल योगेश बवेचा ने कहा है कि इसकी पुष्टि भी की गई है। उन्होंने बताया कि तीनों ने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। ये खबर तब आई जब ये दावा किया जा रहा है कि ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई। दावे के मुताबिक नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट पैलेस पुलिस थाने में बयान दिया। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिया। पहले खबर यह आई थी कि पहलवानों ने आंदोलन से भी नाम वापस ले लिया है, लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट करके कहा कि इस तरह की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बजरंग पूनिया ने भी कहा कि एफआईआर वापस लेने वाली बात झूठी है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नाबालिग पहलवान की उम्र को लेकर भी विवाद है। लड़की के चाचा ने दावा किया है कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम रोहतक भी आई थी। पुलिस ने स्कूल में रिकॉर्ड की जांच भी की गई। वहीं नाबालिग पहलवान और उनके माता पिता ने कुछ दिन पहले साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी में मेडल बहाने से इंकार भी कर दिया था। पिता की किसी से मिलने को तैयार नहीं है और ना ही अपनी लोकेशन सही तरह से बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा है कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत को देखते हुए निर्देश जारी किया जाता है कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया करवानी चाहिए। वहीं पे इलाज कहां करवाना है, ये सीमा और उसके परिवार की पसंद पर निर्भर करता है। वहीं हालांकि कोर्ट का सुझाव है कि एम्स के डॉक्टर का बोर्ड उनकी जांच कर सकता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहे उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर पर या फिर अस्पताल में ले जाया जा सकता है। लेकिन पुलिस आयुक्त इस बात का ध्यान रखे कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद ना हो। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का पूरा काम हो चुका है। हादसे के 51 घंटे बाद रात को इस ट्रैक से जब पहली ट्रेन रवाना की गई, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, हमारा लक्ष्य है लापता लोगों को खोजना। ये कहकर वे भावुक हो गए। वहीं रेल मंत्री हादसे के बाद से ही बालासोर के भानगा बाजार स्टेशन पर राहत बचाव और ट्रैक रिपेयरिंग की निगरानी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी बालासोर का दौरा करने के बाद रेल मंत्री से लगातार रेस्क्यू मिशन और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट ले रहे हैं। वहीं हादसे के 48 घंटे बाद देर रात घटनास्थल से एक यात्री जिंदा मिला। हादसे के वक्त वह बॉगी से निकलकर झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था। युवक की पहचान असम के रहने वाले डिडाल के रूप में हुई है। साथ ही उसे तुरंत रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया है, जहां उसे होश भी आ गया है। घटना में उसका फोन और वॉलेट गायब हो गया था। बिहार के खगड़िया के अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना के अफसरों से पूरी जानकारी ली है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। इससे नदी में नाव पर बैठे हुए लोग भी सहम गए। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल
भी गिर चुका था, इसे एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी टोटल लागत 1710.77 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्ट्रक्चर टूटने का जो नुकसान आया है वह सरकार पर नहीं, ठेकेदार पर आएगा। इस घटना में किसी के मरने या फिर घायल होने की संभावना नहीं है और ना ही खबर आई है, और इससे पहले भी पुल गिरने की घटना आ चुकी है। तब भी हम आशंका में थे कि हमें सभी सेगमेंट की जांच करानी चाहिए। रिव्यू मीटिंग भी की गई थी। आईआईटी रुड़की ने 30 अप्रैल 2022 में पुल गिरने का कारण आंधी तूफान बताया था। इसके डिजाइन में पहले से ही फॉल्ट था। इसे पूरे तरीके से ध्वस्त करके फिर से कार्य प्रारंभ करने का हमारा निर्णय था। वहीं पथ निर्माण विभाग के ऊपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत ने कहा था कि यह ब्रिज पूरे इलाके के लिए वरदान है। पूरी डिजाइन में विस्फोट की बात सामने आई थी। वहीं ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना के बाद पूरी जानकारी ली है। 3 महीने में नए सिरे से काम शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून 8 जून तक केरल पहुंच सकता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 4 जून तक पहुंचने की संभावना जाहिर की गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में हीट वेव चल सकती है। यूपी के प्रयागराज में आंधी की वजह से डीप वाटर बैरिकेडिंग टूट गई। वहीं 9 लोग गंगा में भी डूब गए। सुबह तक 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। आईएमडी के मुताबिक 8 जून तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में धूल भरी आंधी के चलते जो है उसके साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में भी बारिश होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि अन्य राज्यों में भी मौसम सामान्य रहेगा। वहीं साइक्लोन ने रोका मानसून का रास्ता। तो बता दें, आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोन बन रहा है जो धीरे धीरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। अगले 2 से 3 दिन को यह और मजबूत होगा और इसके कारण मानसून के केरल की तरफ बढ़ने से रुकावट आ रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 जून को केरल पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आईएमडी ने बताया कि मानसून के केरल पहुंचने में 3 से 4 दिन की और देरी हो सकती है, यानी कि 8 जून के आसपास केरल आने की संभावना जताई जा रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उड़ीसा रेल हादसे के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। इस रेल हादसे में जिन बच्चों के अपने अभिभावकों को खोया है, ऐसे सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिए खर्च की जिम्मेदारी पूरी गौतम अडानी ने उठाने का फैसला किया है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी मृतक के बच्चों को अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। वहीं गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा है कि उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला किया है कि जिन मासूम ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप उठाएगा। अडानी ने आगे कहा है कि पीड़ितों एवं उनके परिजनों को सबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 2 जून को उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए हादसे में रेल हादसे में 275 लोगों की जान गई है। वहीं पर 1175 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 793 का इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी मृतकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा है कि यह तस्वीर हमें लंबे समय तक परेशान करेगी। दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं कि इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के बड़ाई को लेकर उनका ध्यान रख सकूं। मैं ऐसे बच्चों को सहवाग जो है इंटरनेशनल स्कूल की बोर्डिंग सुविधा में मुफ्त शिक्षा देने की पेशकश करता हूं। उड़ीसा में शुक्रवार शाम को हुए रेल हादसे की सीबीआई जांच कराई जाएगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार शाम को बालासोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। रविवार सुबह एक्सीडेंट साइट का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा था कि इलेक्ट्रिकल में बदलाव होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। वहीं जिम्मेदार की पहचान भी कर ली गई है। राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, सांचौर सहित कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। करोड़ों रुपए के अधिशोधित लेन देन की आशंका के चलते ईडी की छापेमारी की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में राजनीतिक और व्यवसाय से जुड़े लोग निशाने पर हैं। वहीं पेपर लीक मामले में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पे ईडी की टीम पहुंची है। टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। बता दें कि रीट पेपर लीक मामले में भी
बैजनलाल पर एसओजी ने कार्रवाई की थी। महावीर नगर स्थित ठेकेदार के घर के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात है। गौरतलब है कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के निवास पर ही ईडी की टीम पहुंची है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हथियारबंद जवानों के साथ टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। वहीं सूचना मिली है कि छापेमारी की कार्रवाई करने वालों में अधिकारियों और जवानों को मिलाकर करीब 10 लोगों की टीम लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांचौर में सभा को संबोधित करते हुए दो टूक कहा था कि पेपर लीक मामले में आपके यहाँ के भी 3 से 4 लोग शामिल थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस चुनावी साल में सोमवार को राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी ने बाड़मेर, डूंगरपुर सहित 3 से 4 अन्य जिलों में एक के साथ एक अलग अलग जगह छापेमारी की कार्रवाई की है। वहीं आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के डूंगरपुर स्थित निवास पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की इस कार्रवाई के साथ ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मणिपुर में कई दिनों से हिंसा चल रही है, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसको रोकने के लिए अब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, जहां एक जांच पैनल और एक शांति समिति का गठन करना और अपराधियों को कड़ी चेतावनी देना और वसूली योग्य नुकसान के लिए एक उदार हाथ बढ़ाना, ये सभी कदम पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में मास्टरमाइंड के दिमाग की एक उपज है। वहीं अगर बात करें कि जातीय हिंसा से जूझ रहे संकटग्रस्त मणिपुर के लिए सोमवार को शाह 4 दिवसीय यात्रा पर भी निकले थे। बिना देर किए उन्होंने सभी वरिष्ठ विद्यार्थियों और साथ में राज्य के प्रशासनिक प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और साथ ही हिंसा का दंश झेलने वालों को बातचीत भी की गई। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान शाह ने मताई समुदाय के 22 नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और कुर्की समाज के लगभग 25 सीएसओ और 11 राजनीतिक दलों, सुरक्षा समूह, खिलाड़ियों, समुदाय, छात्रों और बुद्धिजीवियों, सेना नेतृत्व और अधिकारियों और महिलाओं के साथ विस्तृत चर्चा की है। शाह पर भरोसे करते हुए केंद्र सरकार ने गृह मंत्री को युद्धरत समुदायों के साथ मध्यस्थता करने का नाजुक काम सौंपा है। इस कठिन परिस्थितियों में शाह को उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है। वहीं उच्च न्यायालय के सेवा नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सहित एक और सेवा नेतृत्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें कि सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने फैसला करीब 32 साल बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। मुख्तार अभी बांद्रा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार के धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि इस फैसले में कई कमियां हैं, इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा कि फांसी की सजा की उम्मीद थी, लेकिन हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी अब इसी दमखम के साथ केस लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी के लहुरा बीर इलाके के अवधेश राय का घर था, जहां 3 अगस्त 1991 को दोपहर 1 बजे अवधेश अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त अचानक मारुति वैन में 5 हमलावर पहुंचे। उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से अवधेश राय पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद अजय राय ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी की, तो वे अपनी वैन छोड़कर मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ भाई को अजय राय उसी वैन के नजदीकी अस्पताल में लेकर गए जिस वैन में हमलावर आए थे। वहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया था कि अवधेश राय को 4 गोली लगी थी। इस हत्याकांड की वजह वर्सच की जंग बताई गई थी। दरअसल वाराणसी में उस वक्त ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी से अदालत चलती थी। वहीं अवधेश राय का परिवार ब्रजेश सिंह का करीबी था। इसी के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार को मुख्य हमलावर बताते हुए भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उड़ीसा रेल हादसे के बाद से विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की माने तो यूपीए सरकार के आखिरी 9 साल में 1477 रेल हादसे हुए थे। 2005 और 6 में 2013 और 14 के बीच हुए इन हादसों में 2217 लोगों की जान गई थी। इसकी तुलना में मोदी सरकार के 9 साल में सिर्फ 638 रेल हादसे हुए। 2014-15 में 2022 और 23 तक हुए इन हादसों में 771 लोगों की मौत हुई है। वहीं शुक्रवार को हुए बालासोर मामले में 228
88 लोग शामिल हैं। वहीं यूपीए सरकार के आखिरी वर्ष 2013-14 में 118 रेल हादसे हुए थे। इन हादसों में 152 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2022-23 में ऐसी दुर्घटना 48 पर आ गई है। इसमें से 8 लोगों की मौत हुई थी। रेल के पटरी से उतरने से 2013-14 में 53 मामले सामने आए थे। 2022-23 में घटकर 38 पर आ गए थे। वहीं मोदी सरकार के आने से रेलवे ने जो है लेवल क्रॉसिंग का मामला खत्म करने का काम मिशन मोड चलाया था। वहीं देश में ब्रॉडगेज रूट पर पड़ने वाले और मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने के लिए भी कर दिया गया था। वहीं 2014 और 22 के बीच जो है सालाना 676 मैंडल लेवल क्रॉसिंग बंद किए गए थे, जबकि यूपीए सरकार ने हर साल 199 ही खत्म किए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।